नमस्कार दोस्तों। कहानी है एक फिल्म द बिग शॉट की और घटना है स्टॉक मार्केट क्रैश की। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हो कि ये एक रियल घटना है जिसके बारे में आप जानते होंगे, लेहमन ब्रदर क्राइसिस, या आप ये सुने होंगे कि सब प्राइम क्राइसिस, है ना। इसके बारे में हर लोग सुने, बट ये एक्चुअल में आखिर क्या हुआ था। तो हम एक फिल्म इस पे बना हुआ था द बिग शॉट, ठीक है। ये हॉलीवुड की मूवी है, तो हम इस फिल्म से कोरिलेट करेंगे इसको, द सब प्राइम क्राइसिस को या लेहमन ब्रदर के क्राइसिस को, और हम समझने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में आखिर हुआ क्या था, ठीक है। तो लेहमन ब्रदर का जो क्राइसिस है, सब प्राइम क्राइसिस, ये हुआ था 2008 ईस्वी में। कब हुआ था? 2008 में, ठीक है। लेकिन इस चीज को हमें समझने से पहले मुझे कहा जाना होगा 2000 से 2001 में, ठीक है। ये इसमें जाना होगा, ठीक। इस यहाँ पे दो चीज हुआ था। एक हुआ था Y2K क्राइसिस, ठीक है, और ये उतना मैटर नहीं किया था। और दूसरा जो चीज था, ये सबसे ज्यादा मैटर किया था लेहमन ब्रदर क्राइसिस के लिए, ठीक है, जिसमें कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था, यहाँ स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो Y फॉर ईयर 2K, K फॉर 1000, मतलब ईयर 2000, ठीक है। तो Y2K क्राइसिस इसको हम लोग बोलते हैं। इस समय यार एक्चुअल में हुआ क्या था कि इस टाइम पे हम लोग ना 90, देखो 20th सेंचुरी से हम लोग 21st सेंचुरी की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है। तो एट दैट टाइम क्या होता है कि अमेरिका में 1960 1950, ठीक है, इसी टाइम पे कंप्यूटर आ गया हुआ था, बट इंडिया में इस टाइम पे कंप्यूटर नहीं आया था, ठीक है। तो इस टाइम पे जब अमेरिका में कंप्यूटर आ गया, तो जब 1960 के बाद 1970 आएगा, है ना, 1970 के बाद 1980 आएगा, 1990 आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के यूजर बढ़ेंगे, ठीक है, अधिक से अधिक लोग कंप्यूटर यूज करेंगे, ठीक है। तो 1970 80 1990 आ गया, 1990, ठीक है, उस ऐसे ही करते करते 1999 आ गया, ठीक है। तो जो प्रोग्रामर थे, जो कोडर थे, उनको एक बात का डर था कि अब आने वाला है 2000, ठीक है, 2001, है ना, मतलब 21st सेंचुरी आने वाला है। तो जो प्रोग्राम 1990 1999 के तक के लिए लिखा गया था, उस प्रोग्राम को बदलना है, फिर से सॉफ्टवेयर को लिखना है, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो प्रोग्रामर थे, जो कोडर थे, जो कंप्यूटर इंजीनियर्स थे, उनको डर लग रहा था कि क्या हम लोग इस काम को कर पाएंगे। उनको लग रहा था कि शायद हम लोग इस काम को नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस कारण से वो लोग डर रहे थे, बट ये चीज तो सॉर्ट आउट हो गया। इसका इशू इतना बड़ा नहीं बना Y2K क्राइसिस का, ठीक है। ये वाला काम तो हो चुका, सॉर्ट आउट हो गया था। दूसरा एक और चीज हुआ था कि हमारे यहाँ पे जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लेमन ब्रदर क्राइसिस में, ठीक है। सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है कि हमारे यहाँ पे जो ई कॉमर्स का जो बूम आया, ये आया है 2010 के बाद, ई कॉमर्स का मार्केट, ठीक है, ई कॉमर्स का। बट यार हम आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बताए थे कि अमेरिका में जो कंप्यूटर यूजर थे, एक्टिव यूजर थे, 1990 में बहुत बढ़ गए हुए थे, ठीक है, क्योंकि 1950 में 1960 में ही वहां पे कंप्यूटर आ गया था, ठीक है। तो वहां जो ई कॉमर्स मार्केट है, वो 1990 के दशक में बहुत ज्यादा था, ठीक है, बहुत अधिक इनफ अमाउंट में था, है ना, वहां पे ई कॉमर्स मार्केट। तो क्या होता है कि वहां के लोगों को लगता था कि अगर मुझे जल्दी अमीर बनना है, तो मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, उस पर कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, और प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद उसको एक कंपनी बनाना है, कंपनी को शेयर बाजार में लिस्टेड करना है, आम लोगों के पैसा को वहां से उठा लेना है और राजा बन जाना है रातों रात, जो कि एक बहुत गलत सा तरीका है, बट ये वहां के लोगों ने किया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट, ऐसा नहीं कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट था, लाइक अगर हम एक का एग्जांपल ले, pets.com, ठीक है, ये आप मतलब आप एज्यूम नहीं कर सकते हो, आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि 90 के दशक में, यार हमारे यहाँ 2010 में, भारत जैसे देशों में 2010 में हम लोग कुत्ता बिल्ली नेट पे नहीं बेच रहे थे, ठीक है, आज बेचते हैं, अलग बात है, लेकिन 1990 के दशक में तो नहीं बेच रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे ये कुत्ता बिल्ली बेच रहे थे, ठीक है।
तो कुत्ता बिल्ली बेच रहे थे तो ये अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाए होंगे, वहां से पब्लिक का पैसा उठा लिया, ये तो है, तो तरीका तो गलत है, बट ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, हमने आपको बताया था शॉर्ट्स में भी, शॉर्ट्स टॉप लाइन और बॉटम लाइन, ठीक है, इसके बारे में हम अब बता चुके थे। तो कंपनी का जो टॉप लाइन है और बॉटम लाइन है, ये दोनों में चेंज ही नहीं आ रहा था ना, क्योंकि देखो यार यहाँ तो बहुत ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट खुल गई थी, ठीक है, एक वेबसाइट बनाना होता है, कुछ प्रोडक्ट डालना होता है, और उस पे लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, कंपनी में पैसा लगाया, मान लो pets.com का शेयर लोगों ने खरीदा, तो लोग कितने दिन इंतजार करेंगे, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल मैक्सिमम। अगर 90 में किसी ने पैसा लगाया तो 2000 तक लोगों ने इंतजार किया है, ठीक है, 10 साल इंतजार हो गया, और 10 साल में लोगों को रिटर्न मिला 0, क्योंकि ना टॉप लाइन चेंज हुआ, ना टर्नओवर बढ़ा, ना बॉटम, ना सेल्स हो नहीं रहा था, और बॉटम लाइन जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ये भी चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि जब बिक्री ही नहीं हो रहा है तो बॉटम लाइन चेंज कैसे करेगा, तो लोगों को रिटर्न 0 मिला, ठीक है। और किसी भी देश में जो लोग होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, वो जो कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अमेरिका जैसे देशों में अगर आप 2000 ईस्वी का डेटा देखें तो वहां जो फाइनेंशियल लिटरेसी था वो 51.9% था, बट इंडिया में ये चीज नहीं है। मतलब अगर हम बात करें सॉरी इंडिया जैसे देशों की, ठीक है, तो इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी उस रेशियो में नहीं था। जैसे अगर हम अभी की बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर 50% लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिव थे, ठीक है, और इंडिया में 4% लोग ही एक्टिव यूजर है। तो उस समय जो है कि मुश्किल से 1.5 से 2% इंडिया में रहे होंगे, और 30% लोग जो है कि अमेरिका में रहे होंगे। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो इतना लोग एक्टिव यूजर थे अमेरिका में, तो एक्टिव बोल सकते हैं तो ये आम नागरिक ही हुए। तो आम नागरिक अपने पैसा को कहां इन्वेस्ट करेगा, स्टॉक मार्केट में, है ना, या कहां पे करेगा, बैंक में या एफडी करा देगा, या तो करेगा रियल एस्टेट में, ठीक है, रियल एस्टेट में, है ना। तो स्टॉक मार्केट हम आपको बताएं कि ई कॉमर्स का बूम चल रहा था, जिसके कारण की मार्केट 2000 ईस्वी में ही खत्म हो चुका था। मतलब खत्म होने का मतलब कि सही नहीं चल रहा था, रिटर्न नहीं आ रहा था, ठीक है। मतलब तो 2000 ईस्वी में ऑलरेडी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ चुका था ई कॉमर्स बूम के कारण, ई कॉमर्स बूम ब्रस्ट के कारण, ठीक है। बूम जो है कि खत्म हो रहा था वहां अमेरिका में। अच्छा, बैंक जो है कि मैक्सिमम एफडी 2% से 3% के रेंज में दे रहे थे। बैंक बोले थे इससे ज्यादा हम एफडी दे ही नहीं सकते, ठीक। तब जो लोग वहां के हैं आम नागरिक, वो कहां इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में, जमीन खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, यही सब चीज खरीदेंगे, है ना। अच्छा जी, तो वहां की सरकार इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ली। सरकार बोलती है ना कि ऐसा करो, हमारा इकोनॉमी अभी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि ई कॉमर्स का जो बूम है वो भ्रष्ट किया है अभी, ठीक है। मतलब ई कॉमर्स का मार्केट जो है ये अब लोग बहुत पैसा यहाँ पे कमा कर करके निकल गए, आम पब्लिक को धोखा दे दे करके, ठीक है। तो वहां का इकोनॉमी सही ना था, तो बैंक को बोलते हैं, लेट अस सपोज अगर अमेरिका की हम बात करें तो हम सबसे बड़े बैंक का एग्जांपल लेते हैं, तो बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, बहुत सारे बैंक, तो बैंक ऑफ अमेरिका को बोलते हैं कि तुम अपना ब्याज दर को 1% कर दो या 0% कर दो। मतलब कि लोगों को अगर होम लोन चाहिए तो उनसे ब्याज ना लो, या तो मिनिमम 1% लो, ठीक है। जब हमारा इकोनॉमी आ जाएगा, मतलब सही रास्ते पे आ जाएगा 3, 4, 5 साल के बाद, तो हम इसको 4%, 5% या 6% कर देंगे। लेकिन अभी लोगों से 1% या 0% लो, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये वाला बात लोगों को नहीं बताया गया कि ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये समय के साथ चेंज हो जाएगा, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन नहीं दिया गया है, ये बात लोगों को नहीं बताया गया। तो फिर क्या होता है कि लोगों को क्या लगा कि लोगों को लगा कि बैंक 1% पे ब्याज दे रही है, चलो घर खरीद लेते हैं, ठीक है। सब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। तो बैंक क्या करती है कि प्राइम कैटेगरी के बोरोवर को मतलब कि सेलेक्ट करती है, मतलब जिनको लोन की आवश्यकता है, प्राइम कैटेगरी के लोग, उनको चुनती है। अब प्राइम कैटेगरी क्या हुआ, वैसे लोग जो कि मतलब बैंक के नजर में, बैंक को ऐसा लगे कि ये लोग हमारा पैसा जो है कि दे देंगे, ऐसा नहीं कि ये हमारे पैसे को डुबा देंगे, एनपीए में हमारा अकाउंट नहीं जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में हमारा अकाउंट नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब बैंक का पैसा डूबेगा नहीं। तो प्राइम कैटेगरी को जो है कि बैंक लोन देती है, किसको, प्राइम कैटेगरी को, जो जॉबर लोग हैं, ठीक है। तो किसी भी देश में यार जो प्राइम कैटेगरी के लोग हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे,
अगर हम अपने भारत जैसे देशों की बात करें तो हमारे यहाँ कितने लोग जॉब में होंगे? अगर सरकारी जॉब की बात कर ले, प्राइवेट जॉब की बात कर ले, तो बहुत ज्यादा लोग तो नहीं होंगे, ठीक है। अगर लेटेस्ट सपोज हमारे देश की 10% पॉपुलेशन भी जॉब में, तो हम लोग 150 करोड़ पे हैं, मतलब 10% आप समझ रहे हो, काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो प्राइम कैटेगरी का लोग किसी भी देश में लिमिटेड होगा। और दूसरा बात कि बैंक के पास पैसा भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि बैंक के पास प्रिंटिंग मशीन है कि ठीक है पैसा बांट रहा है। अब बैंक यहाँ पे क्या कर रही थी कि बैंक यहाँ पे लोन बांट रही थी, ठीक है। तो लोन में जब बैंक के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो बैंक क्या किया है, वो मशीन बुलाया और पैसा छापने लगा था। ये चीज तो नहीं होगा, मतलब बैंक जो है कि पैसा छाप नहीं सकती, बैंक के पास लिमिटेड अमाउंट में पैसा है। तो प्राइम कैटेगरी के लोगों को भी पूरा पूरा लोन नहीं मिल पाया, ठीक है। मतलब जितना हो सकता था बैंक दिया, सब बैंक मिला करके, लेकिन मैक्सिमम प्राइम कैटेगरी को लोन दिया जा चुका था और बैंक का पैसा खत्म हो गया था। अब बैंक को लिक्विडिटी की जरूरत थी, मतलब बैंक को और पैसे की जरूरत है, क्योंकि यार बैंक है तो बैंक में अगर पैसा नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। बैंक तो अपना मतलब लोन बांटे जा रहे थे। लोन बांटने के पीछे बैंक का रीजन क्या था कि बैंक खुश थी इसलिए कि जब 1% ब्याज पे अभी बांट रहे हैं, 3-4 सालों बाद ये 4% 5% होगा तो बैंक का इनकम एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं थी, तो बैंक को एक फंड हाउस को खोजना था, ठीक है। फंड हाउस जो कि बैंक में पैसा मतलब बैंक को पैसा दे सके, बैंक के पास पैसा और आए, ठीक है। लिक्विडिटी आए बैंक के पास में, है ना, स्टॉक मार्केट का टर्म होता है लिक्विडिटी। तो बैंक जो है कि तलाशती है इन्वेस्टमेंट बैंकर को। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है? तो यार ऐसा बैंक जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में पैसा लगाए, अपने पैसा से पैसा कमाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर, ठीक है। लाइक मान लो ना कि इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसे होता है, अभी एफआईआई है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो गया, एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो गया, या रिटेल इन्वेस्टर हो गया। तो ये लोग स्टॉक में पैसा डाल के पैसा कमाते हैं ना। जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई, अगर हम अपने भारत जैसे देशों के एग्जाम्पल ले लें, एलआईसी, तो एलआईसी क्या करती है, लोगों से बीमा करती है, और बीमा करने के बाद उस पैसा को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डालती है। उसमें से एक सेगमेंट क्या बोल सकते हैं, बैंक हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो गए, तो उन सब में पैसा लगाती है। सिमिलर काम है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। तो बैंक क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर को खोजती है। तो बहुत हर बैंक अपना अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर को खोजी, और लेटेस्ट सपोज कि बैंक ऑफ अमेरिका जो है लेहमन ब्रदर्स को खोजती है। किसको? लेहमन ब्रदर्स को, ठीक है। लेहमन ब्रदर्स वहां का एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो कि सबसे बड़ा था उस टाइम पे अमेरिका का, ठीक है। बैंक बोलती है कि देखो भाई लेमन ब्रदर्स, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास लिक्विडिटी का कमी है, तो हम क्या करते हैं, अपना लोन तुमको दे देते हैं, ठीक है। मतलब बैंक जो लोन दी हुई थी पब्लिक को, वो लोन जो है कि बैंक बेच दी, बैंक बेच दी इन्वेस्टमेंट बैंकर से। यहीं पे एक टर्म आया है डेब्ट रीफाइनेंसिंग। अब डेब्ट रीफाइनेंसिंग का क्या मतलब हुआ कि साला एक तो पहले से कर्जा है, ठीक है, कर्जा पहले से है ही, मतलब कि कर्जा कैसे हुआ कि लोगों को बैंक लोन दी, मतलब बैंक जो है कि अपने एसेट को लोगों को, बैंक के लिए तो जो पैसा बैंक लोगों को दी है, तो बैंक के लिए वो एसेट है, लोगों के लिए लायबिलिटी है। जब उसका इंटरेस्ट आएगा तो बैंक उससे कमाएगी। तो बैंक एक तो लोन दी है, अब ई लोन को बेच रही है, मतलब डेब्ट को रीफाइनेंस कर रही है बैंक। तो लेहमन ब्रदर को जो है कि बोली कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम इधर से हमको मनी दे दो और बदले में हमसे जो है कि लोन तुम ले लो, ठीक है, ये लोन ले लो। तो लेटेस्ट सपोज कि बैंक 1000 प्रीमियम मतलब कि बोरोवर थे अमेरिका में, 1000 लोन जो है कि लेहमन ब्रदर को बेच दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि लेहमन ब्रदर इस लोन को रख लिया। लेहमन ब्रदर को इससे क्या फायदा होता है कि लेहमन ब्रदर को फायदा ये है कि लेहमन ब्रदर क्या करेगा, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जब अब ये जो बैंक है ये पब्लिक को दी 1% पे लोन, लेमन ब्रदर को बेच दी 2% पे, 1% पे तो बेचेगी नहीं। और लेमन ब्रदर को 2-3 साल के बाद जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये 4%, 5%, 6% पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, लेमन ब्रदर को 2-3% का शुद्ध मुनाफा था, ये चीज था, ठीक है। अब क्या होता है कि लेमन ब्रदर जो है कि क्या करता है कि अब लेमन ब्रदर के पास लिक्विडिटी का कमी हो गया, ठीक है। देखिए भोज यहाँ पे फिगर हो रहा है, इसको मतलब थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तो सब समझ में आएगा, ठीक है। तो लेमन ब्रदर को अब लिक्विडिटी का कमी हो गया, भैया इन्वेस्टमेंट बैंकर है, ठीक है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट आते रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही प्रोजेक्ट रहता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट आता है। तो अपना सारा पैसा जो है कि लोन खरीद लिया बैंक से, बैंक ऑफ अमेरिका से खरीद लिया, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से खरीद लिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैंक से ही लोन को खरीद लिया, तो इसके पास पैसा बचा नहीं।
और लेमन ब्रदर के दिमाग में हो गया लोभ, ठीक है। यहाँ से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर ये कहता है कि अब पैसा कैसे आएगा मेरे पास में, तो लेमन ब्रदर क्या करता है, कहता है ठीक है हम एक उपाय लगाते हैं, मेरे पास तो है लोन, हम खरीद के लाए हैं बैंक से, अब इस लोन को हम बेच नहीं सकते हैं किसी आम जनता से, तो लेमन ब्रदर इसको इंस्ट्रूमेंट बना देता है। क्या बना देता है? इंस्ट्रूमेंट। आम जनता तो इंस्ट्रूमेंट जो है कि खरीद ही सकती है, इस इंस्ट्रूमेंट का शेयर बना दिया, ठीक है, और उसका नाम रखा सीडीओ। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम रखा? सीडीओ, कोलेटराइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन। कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन इसका नाम रख दिया इंस्ट्रूमेंट का, इसका शेयर बना दिया और इसको बेचना शुरू कर दिया सीडीओ को। सीडीओ को 3% पर बेचा, देखो 2% पर बैंक से खरीदा, 3% पर जनता को बेच दिया, ठीक है। सीडीओ सेल किया इन्वेस्टर को, किसको? इन्वेस्टर को या पब्लिक को, है ना। इन्वेस्टर हो गया, पब्लिक हो गया, 3% पे, 2 पे खरीदा और 3 पर बेच दिया, क्योंकि इसको पता था कि 3-4 साल के बाद जो है कि लोन का रेट बढ़ जाएगा तो हमको फिर भी मुनाफा होगा। तो पब्लिक थी, अब पब्लिक क्या कह रही कि सीडीओ कहां से आ गया? पब्लिक एक तो जो है कि मतलब, क्योंकि यहीं पे कंसेप्ट क्या आया कि अब जो है लोगों को लोन बैंक ऑफ अमेरिका को नहीं पे करना था, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका अपना लोन बेच दिया था इन्वेस्टमेंट बैंकर लेमन ब्रदर को, तो लेमन ब्रदर को जो है कि लोग पे करते हैं ना। तो जो सीडीओ आया तो ये कह रहा है कि अब ये कौन सा नया चीज आ गया, ठीक है, कि सीडीओ ही क्या है, हमको 3% का ब्याज दे रहा है। तो कोई भी जो चीज होता है यार, कोई भी मतलब अगर बैंकिंग फाइनेंशियल टर्म होता है तो लोगों को होता है मेन चीज भरोसा दिलाना। अगर उसको हम भरोसा दिला दिए तो सारा काम हो गया, मतलब जितना भी गेम है ये सारा के सारा हो गया। तो लेमन ब्रदर क्या करता है, अमेरिका की जो है कि क्रेडिट एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है, सीआरए, ठीक है, सीआरए, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, है ना। अगर मान करके चलो कि आप बहुत बदमाश बच्चे हो, ठीक है, आप बहुत शरारती बच्चे हो, आपके मम्मी पापा आए आपसे मिलने के लिए, अगर टीचर कह, या आप बहुत शरीफ बच्चे हो, आपके मम्मी पापा आए आपसे मिलने, टीचर कह दिया कि आपका बच्चा बहुत शरारती है, तो विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन एक बच्चा है जो कि बहुत शरारती है, उसका नंबर बहुत बेकार आता है, और उसके मम्मी पापा जो है कि उसके सर से मिलने जाते हैं, सर उसका झूठा तारीफ कर देते हैं कि अरे सर आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मस्त है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है ना। तो उसके मम्मी पापा का विश्वास जो है कि जग उठता है कि हाँ चलो मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है। वैसे ही जब सीडीओ को बेचने का बारी आया तो इन्वेस्टमेंट बैंकर कहा कि लोगों को विश्वास नहीं दिलाएंगे तो ये कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन सीडीओ बिकेगा नहीं। तो ये ले आया है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, जो कि सबको क्रेडिट देता था कि हाँ ये चीज अच्छा है, इसका ये 3 स्टार है, मतलब ये 5 स्टार है, इसको आप खरीद सकते हो, इसको नहीं खरीद सकते हो। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है कि सीडीओ को बोलती है कि ये जो है ये AAA+ का रेटिंग है इसका, मतलब आप इसको खरीदो कोई दिक्कत नहीं है, मजे में खरीदो, मजे में ये 3% का इंटरेस्ट आपको देगा, ठीक है। अब तक सारा कंडीशन सही है, लेकिन देखो कितना बड़ा झोल हुआ है इसमें, मतलब कितना मतलब दिमाग लगा करके ये काम किया गया है। तो 3% ये हो गया, इधर से लोग खरीदना शुरू कर दिए, सीडीओ खरीदते गए। अब भैया प्राइम ग्रोवर कम था तो सीडीओ भी एक लिमिटेड ही होगा, क्योंकि उसको इंस्ट्रूमेंट खुद से बनाया गया था। अब सीडीओ हो गया खत्म और इन्वेस्टर जो है कि बढ़ गया, लोगों को और अधिक सीडीओ चाहिए था, अधिक से अधिक सीडीओ चाहिए था। तो क्या करता है यहीं पे इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास तो पैसा आ गया क्योंकि सीडीओ बिक रहा था, इसका पैसा आ रहा था। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बैंक को बोलता है कि तुम हमको और जो है कि लोन दो। बैंक कहती है कि भाई मेरे पास लोन नहीं है, हम कहां से दें तुमको। तो बोलता है कि ऐसा करो कि सब प्राइम जो ग्रोवर है, प्राइम ग्रोवर के बाद मतलब जो नौकरी वाले लोग नहीं है उनको भी तुम लोन दो, लेकिन मुझे सीडीओ चाहिए, ठीक है, सीडीओ चाहिए। अच्छा जी, तो सब प्राइम बोरोवर जिनको की बैंक ऑफ अमेरिका लौटा दी थी या अमेरिका के अंदर की बैंकें लौटा दी थी, उनको बुलाती और बोलती कि हम तुमको भी लोन देंगे। अच्छा, लोन देने के बाद में क्या होता है कि ये जो है कि बैंक को फिर बेच देता है, बैंक उसके बदले पैसा ले लेती है इन्वेस्टमेंट बैंकर से, और इन्वेस्टमेंट बैंकर उसका इंस्ट्रूमेंट बना के फिर क्या करता है, पब्लिक को, इन्वेस्टर को बेच देता है। बट यहाँ पे बहुत अच्छा सा चीज है कि अब तक जो
अब तक जो ये किया गया था काम, मतलब अब तक जो सीडीओ बनाया गया था वो प्राइम बोरोवर का था, मतलब एकदम 101% पॉसिबिलिटी था कि ये पैसा लौट करके वापस आ जाएगा। लेकिन अब क्या किया गया, सब प्राइम बोरोवर, सब प्राइम बोरोवर, ठीक है, सब प्राइम बोरोवर को लोन दिया गया। अब सब प्राइम बोरोवर को समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ना हम चलते हैं मूवी की तरफ, बट मूवी से पहले इस मूवी का टाइटल था बिग शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा सा हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाता है ना, स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं लॉन्ग करेंगे हम लोग मार्केट के अंदर। लॉन्ग का क्या मतलब होता है, बुलिश होता है मार्केट, तो कॉल को खरीदेंगे या पुट को बेचेंगे, या जो है स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको खरीदेंगे। और शॉर्ट का क्या मतलब होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो नीचे जाता है तो हम लोग पुट बाई करते हैं या कॉल को बेचते हैं, ठीक है। ये मत अब यहाँ पे पूछ देना कि बेचेंगे कैसे, जो होगा नहीं, ठीक है। ये सब स्टॉक मार्केट में होता है कि जो नहीं है उसको भी आप बेच सकते हो, ठीक है। तो ये चीज होता है शॉर्ट। तो शॉर्ट का क्या मतलब होता है कि बिग शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब बेयरिश होता है, अब बिग शॉर्ट का मतलब बहुत भरा बेयरिश, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़े अमाउंट से ये जो है कि मतलब मार्केट का गिरने वाला है, ठीक है। तो बिग शॉर्ट इसीलिए मूवी का टाइटल रखा है। तो सब प्राइम बोरोवर को भी लोन कितना परसेंट पे मिला, 1% पे। अब जो मूवी में दिखाया गया है वो चीज सुनिए। मूवी में ये दिखाया गया कि अमेरिका में जो बार डांसर थी, जो लड़की लोग थी जो बार में नाचती थी, वो लड़की का कहना है कि भैया 1% ब्याज पे हमको होम लोन मिल रहा है। अब वो बार डांसर 4-4, 5-5, 10-10 फ्लैट खरीद रही है, क्योंकि उसको लग रहा है अरे 1% ही तो इंटरेस्ट है, हमें 1% तो दे देंगे, सही रेंट वेंट पे लगा के दे देंगे, ठीक है। तो ये है सब प्राइम कैटेगरी, ये मूवी में दिखाया गया है, ये एक सच है, ठीक है, ये एक सच था। तो क्या होता है कि जो सब प्राइम कैटेगरी के लोगों को लोन दे दिया गया, सब प्राइम कैटेगरी के, है ना। अब क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जैसे क्या होता है कि हमारे घर पे खाना बच जाता है, मान करके चलो दिन वाला खाना, तो चलो बहुत लोगों को दिन का खाना पसंद नहीं होता, रात का हम ताजा खाएंगे, है ना। और बहुत से होटल में आप जाओ तो वहां क्या होता है कि दिन का खाना और सॉरी, और जो रात में हम ताजा बनाए हैं, दोनों को मिक्स कर दो, एक बना दो और लोगों को खिला दो, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हमको बासी भोजन दिन वाला खिलाया गया। तो सेम क्या कर दिया कि सब प्राइम और प्राइम कैटेगरी के लोन को का एक सीडीओ बना दिया गया, दोनों को मिक्स करके सीडीओ बनाया गया। अब पता नहीं है कि कौन सा लोन मिलने वाला है, कौन लोन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्राइम कैटेगरी का लोन तो मिलेगा, सब प्राइम वाला नहीं मिलेगा। तो ये सीडीओ बना दिया गया दोनों को, और तब लोगों को दे दिया गया, ठीक है, तब लोगों को दे दिया। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे टाइम भी बढ़ते जा रहा था, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं बढ़ते जा रहा, लेकिन सबको पता था। अब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मतलब सीआरए, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसको पता था कि साला यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं पता था कि ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, इसको सब कुछ पता था। फिर भी ये जो है कि बोला नहीं, यहाँ पे इसका रेटिंग घटाया नहीं, सीडीओ बिकते चला गया, बिकते चला गया। तब जो है कि एक यहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं, एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उनका नाम है डॉक्टर माइकल, ठीक है, डॉक्टर माइकल बैरी, ठीक है, ये आते हैं। ये है तो न्यूरोलॉजिस्ट, है तो डॉक्टर, लेकिन उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, डीपली इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में। ये देख रहे हैं कि साला मतलब ये हो कैसे रहा, ये कैसे मतलब चल कैसे रहा, इनको कुछ समझ में ही नहीं आता। इनको लगता है कुछ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि हमको सीडीओ खरीदना नहीं है, हमको सीडीओ बेचना है। जो मैंने आपको बताया कि जो मार्केट जो आपके पास नहीं है उसको भी बेच सकते हो। कॉल मार्केट जब लॉन्ग में ऊपर जा रहा है, बुलिश है मार्केट, तो आप कॉल खरीदो, पुट बेचो। जब मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या करना है, पुट खरीदो और कॉल बेचो। तो बोल रहे हैं हमको सीडीओ को शॉर्ट करना है, सीडीओ बेचना है। तो जाते हैं किसके पास, इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास, मतलब लेमन ब्रदर के पास में। इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलता है कि भाई अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये फैसिलिटी तो हमारे पास है ही नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर का दिमाग खुल जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलता है अच्छा ऐसा बात है, तो हम क्या करते हैं ना कि हमारा सीडीओ तो सेफ है, तो हम इस सीडीओ को इंश्योर कर देते हैं कि हाँ ये सेफ है, और इसके लिए आप इसका इंश्योरेंस करवा लीजिए, ठीक है, इंश्योरेंस करवा लीजिए। मतलब ना कि इंश्योरेंस के लिए आपको छोटा सा प्रीमियम देना होगा, और सीडीओ किसी कारण से इधर उधर जाता है, डूबता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको भरेगी। तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी था एआईजी, ये बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अमेरिका, ठीक है, बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है।
तो AIG को लाती है और बोलती है कि तुम जो है कि CDO के ऊपर इंश्योरेंस कर दो। ये कमाना चाहती रहती है, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर का जो लोभ है ये बढ़ते चला जाता है। तो ये एक और नया इंस्ट्रूमेंट बना देती है, एक और नया इंस्ट्रूमेंट बना देता है CDO के साथ साथ CDS। इसका नाम क्या होता है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। मतलब ये एक इंश्योरेंस कर रही है किसी, मान लो कि ये मार्कर है, इस मार्कर का मतलब कीमत 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए, ठीक है। और इसका हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि अगर ये मार्कर टूटेगा फूटेगा कुछ होगा तो मतलब हमको इसका हर्जाना मिलेगा। तो इंश्योरेंस एक सम परसेंटेज देना होता है, मान लो 1 लाख का 1% अगर देना होगा तो 1000 रुपया देना होगा, है ना। बट जब ये मार्केट टूटेगा फूटेगा कुछ होगा तो हमको 1 लाख रुपया मिलेगा, मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट देना होता है। तो उसी मतलब CDS एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। और ये जो है कि क्या करता है, AIG मतलब बिग इंश्योरेंस प्लेयर है अमेरिका का सब, तो ये जो है कि ये CDS बांटना शुरू कर दिया, लोग जो है कि खरीदते गए। अब क्या होता है ना कि जो CDS किसको मिलेगा? जिसके पास में CDO है, जिसके पास CDO है तो उसको CDS मिलेगा। तो ये जो डॉक्टर माइकल बैरी है ये एक ह्यूज अमाउंट में CDS खरीद लेते, क्योंकि इनको पता चल गया रहता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे करते करते आ जाता है साल 2008 आ जाता है। हम आपको शुरू में ही बताया कि 2008 में क्या होगा कि ये लोन का जो रेट है बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे लोन 5-6% तक पहुंच जाता है। तो 6% तक पहुंचता है तो सब प्राइम कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, मतलब लोन डिफॉल्ट घोषित हो जाता है। लोन डिफॉल्ट घोषित होने के कारण क्या होता है कि बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जो है कि लोन रिपे नहीं होता है। लोन रिपे अगर नहीं होगा इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास तो अपने सीडीओ को 3% का जो ब्याज है वो नहीं दे पाएगा, है ना। तो ये सीडीओ को जब ब्याज नहीं दे पाता है तो सीडीओ जाता है किसके पास? सीडीओ जो है कि CDS करवाया रहता है, मतलब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप करवाया रहता है। तो ये जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, बोलता है कि मेरा इंश्योरेंस दो, ठीक है। तो रातों रात 2 कंपनी बहुत बड़े लॉस में चली जाती है, क्योंकि ये लोन तो अब मिलने वाला नहीं है, पैसा तो गया, क्योंकि मतलब बार डांसर मतलब जिसका क्षमता नहीं है वो लोग लोन लिए हुए कहां से पैसा देंगे, ठीक है। तो ये जो है कि चला मतलब एक तो इंश्योरेंस कंपनी, एक हो गया इंश्योरेंस कंपनी मतलब AIG, और दूसरा कौन हो गया? लेहमन ब्रदर, ठीक है, लेहमन ब्रदर। तो ये दोनों एक बहुत बड़े ट्रबल में चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों बहुत बड़े ट्रबल में चले गए। तो ट्रबल में जाने के बाद अब ना लोगों को इंश्योरेंस कंपनी बहुत लॉस हो गया, एक ह्यूज लॉस हो गया। लेमन ब्रदर का जो हुआ सो तो हुआ ही, ये रातों रात ना मतलब इसको बैंकरप्सी फाइल करना होता है। तब यहाँ पे आती है अमेरिकन गवर्नमेंट देखती है कैसे में तो मेरा इकोनॉमी हिल जाएगा। ये एक अकेला इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं, बहुत सारे बैंकर थे, ये मेन था, ये सबसे बड़ा था, ठीक है। तब क्या होता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट आती है। अब अमेरिकन गवर्नमेंट के पास में भी इतना पैसा नहीं कि इसको भी बचा ले, इसको भी बचा ले, दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंकर को भी बचा ले। तो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास एक आता है ऑप्शन कि हम किसी एक को तो बचाएंगे। पहले तो वो AIG इंश्योरेंस कंपनी को बचा लेती है, ठीक है, इसको बचा लेती है, इसको छोड़ देती है। तो ये रातों रात ना बैंकरप्सी फाइल करता है, क्योंकि इसके पास जीरो पैसा होता है। ये CDO को 3% का ये ब्याज जो भी रहता है वो दे नहीं पाता, और इसको ना बेल आउट कर देता है, बेल आउट, ठीक है। मतलब बोलता है लोगों को कि आप घबराओ नहीं, अमेरिकन सरकार कुछ होगा तो हम हैं आपके साथ, ठीक है। वैसे मान लो ना कि अगर हम इंडिया में ही बात कर ले, अगर हम PNB का एग्जांपल ले लें, PNB का एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं कि PNB का किसी कारण से 10,000 20,000 25,000 करोड़ इधर उधर हो गया है, ठीक है, गड़बड़ घोटाला हो गया है, समझे। तब क्या हो रहा है कि लोग जो है इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी पब्लिक को कि आप घबराइए नहीं, इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ है, आपका एक एक पैसा सेफ है, और इंडियन गवर्नमेंट आपको यह एश्योर करती है कि आपका पूरा पैसा आपको सुरक्षित लौटाया जाएगा, ठीक है। लेकिन पैसा किसका होता है? हमारे आपके जैसे भोले भाले आम जनता का, ठीक है। तो पैसा लौटाती है। वैसे ही अमेरिकन गवर्नमेंट जो है कि AIG जो कि सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी, उसका जो है कि पैसा वो जितना इंश्योरेंस की थी सारा पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट भर रही है। और ये जो है कि बेल आउट मतलब AIG का बेल आउट हो गया, मतलब इसको बचा लिया गया और लेमन ब्रदर को छोड़ दिया गया। इसीलिए लेमन ब्रदर रातों रात बैंकरप्ट हो गया। मतलब इसीलिए हम लोग इसको सब प्राइम कैटेगरी मतलब, और जो लोग थे मतलब वो लोग घर से मतलब आप मान के चलो कि फ्लैट पे लोन लिए हो, बैंक का लोन लिए हो, तो जब आप लोन दोगे नहीं तो आपको घर द्वार भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लोग घर से अपना सामान लेके बाहर चले आते हैं, जॉब नहीं होता है, वहां का इकोनॉमी डाउन हो जाता है। और मेनली रूप से ये क्यों हुआ? सब प्राइम कैटेगरी को लोन देने के कारण। तो सब प्राइम क्राइसिस इसीलिए इसका नाम पड़ा था, ठीक है। अब यार अमेरिका जो है कि मेजर इकोनॉमी है, मतलब मेजर
क्या बोल सकते हो, एक बड़ा कंट्री है, मतलब बहुत चीजों पे इसका प्रभाव है, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था किसको, इंडियन मार्केट को। तो 2008 में जब अमेरिकन मार्केट लेहमैन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, बैंकरप्ट हो गया रातों रात, तो इंडियन मार्केट में भी क्रैश हुआ था, मतलब बहुत बड़ा क्रैश हुआ था। और यही बेसिकली क्या है, लेहमैन ब्रदर का क्राइसिस है, जिसको कि हम लोग सब प्राइम क्राइसिस के नाम से जानते हैं। और द बिग शॉट जो मूवी है, हॉलीवुड का मूवी है, इसमें भी ये चीज दिखाया गया है, ठीक है। तो क्या होता है, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए सर्किट फिल्टर लगाया जाता है। यही एक टर्म है, सर्किट फिल्टर, ठीक है। सर्किट फिल्टर कि आज के लिए लोअर सर्किट अब इससे ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब मान करके चलो, ऐसा नहीं कि कोई, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट है, कोई कंपनी है, वो 100% उसका भाव है, मतलब 100 रुपए भाव है, वो ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा तो उसका भाव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को बचाने के लिए, 0 तो कभी होता नहीं, मतलब देश खत्म हो जाएगा ऐसे में, तो मतलब एक 20% से नीचे मार्केट नहीं जाएगा नीचे, ठीक है। सर्किट फिल्टर लगा दिया, लोअर सर्किट, या 20% से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अप नहीं जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं सर्किट फिल्टर, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। तो लेमन ब्रदर क्राइसिस हम आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया, या सब प्राइम क्राइसिस, जिसके कारण कि 2008 का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।